नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और जुड़ने वाले हैं अवनीश शर्मा जी। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो स्वागत है आपका बाबा रामदास जी एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। और जय श्री राम। जय श्री राम। चूंकि आप जो है वो पंजाब पर बड़ी निकट दृष्टि रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। हमारे भगवंत मान, जिनको लोग पेगवंत मान भी कहते हैं, उन्होंने क्या हंगामा मचा दिया पूरे पंजाब की राजनीति में। सर, पंजाब की राजनीति में इस वक्त भगवंत मान जी का मुद्दा छाया हुआ है। अवनीश जी, राम राम। स्वागत है अवनीश जी। नमस्कार सर, प्रणाम जी बाबा जी। सर, ये असल में ये जो वीडियो आई है ना, ये इस पे तो आज अकाल तख्त का जत्थेदारों का ये एक फैसला आया है। वीडियो तो सर जनवरी में आ गया था और जनवरी में इसको बाकायदा तलब किया अकाल तख्त ने। ये उसमें वहां पेशी हुई इसकी, और इन्होंने बोल दिया था ये मेरा नहीं है और साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसकी फॉरेंसिक जांच करा लेते हैं। तो फॉरेंसिक जांच हुई, 2 लैब्स में हुई और दोनों लैब ने ये पुष्टि कर दी कि इसमें किसी किस्म की कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है। दिस इज एन ओरिजिनल वीडियो, बिना किसी एडिट, कट पेस्ट या किसी एआई के। यह एक ओरिजिनल वीडियो है। आपको ध्यान होगा इसके साथ एक और वीडियो आया था जिसमें वो 2 रशियन मॉडल्स के साथ, या जो भी मॉडल्स नहीं होंगी वो, उनके साथ जो है वो विभिन्न मतलब मुद्राओं में अपने बेडरूम में दिखाई दे रहा था। उसके लिए भी इसने मना किया कि ये मेरा नहीं है। अब सर सवाल, अच्छा ये एक बात और भी तय है कि वीडियो ताजा नहीं है, वीडियो कुछ साल पुराना है। अब सवाल यह उठता है सर कि इस व्यक्ति की वीडियोस उतनी पुरानी अगर किसी ने चोरी छिपे रिकॉर्ड कराई तो वो आखिर अब प्रकट कैसे हुई, किसने वो लीक की, कैसे पहुंची? ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय तो है कि इतनी पुरानी वीडियोस, क्योंकि वो ताजी तो नहीं है उसका जो बता रहा है ना, क्योंकि वो उन वीडियोस में एक यंगर पर्सन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब एक तो जांच का विषय यह है कि ये वीडियो कहां रिकॉर्ड हुई, नंबर 1, किसने लीक की और इसको लीक करने से किसका फायदा हो सकता है। पंजाब में जो आम चर्चा है, मैं उसकी बात बताता हूं आपको। हर आदमी मान रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का काम है, अरविंद केजरीवाल का काम है, और बिल्कुल हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल इसको निपटाने के लिए बहुत महीनों से, जब से वो खुद दिल्ली का चुनाव हारा है तब से प्रयास में लगा हुआ है, और पर ये भगवंत मान उसके काबू नहीं आ रहा है। अच्छा, वो जब भी उससे बोलता है कि तू इस्तीफा दे, वो जाके ना वहां फोर्टिस में भर्ती हो जाता है। मोहाली में एक अस्पताल है फोर्टिस, उसमें भर्ती हो जाता है। 2 बार हो चुका है और अभी ये काबू नहीं आ रहा। तब तक जो है, अच्छा जो 7 एमपी टूटे हैं ना राज्यसभा वाले, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनको, वो ये जो तोड़फोड़ हुई है इसमें भी भगवंत मान की हरी झंडी थी, और ये जितना भी सारा कुछ किया धरा है इसमें भगवंत मान का रोल था। भगवंत मान इज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहते हैं ऑपरेशन लोटस जब भी होता है तो इसमें भगवंत मान को लूप में लेती है, जो एजेंसीज ये इसमें काम करती हैं, इनका जो भी है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं जरा कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। सर, जनवरी में वीडियो आ गया था, अप्रैल मई में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। सर, उन चुनाव में
पब्लिक ने दबा के आम आदमी पार्टी के लोकल कैंडिडेट्स को वोट दिया। हम ये मान लेते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, पर सर एक बात बताइए ना, पब्लिक ने तो वोट दिया। अच्छा, ये बरगाड़ी कांड से लेके आज तक ये थोड़ा टोकूं आपको, जब भी जिस किसी पार्टी को वोट मिला है स्थानीय चुनाव में, वो 6 महीने बाद अगले चुनाव में हारी है, चाहे वो अकाली हो चाहे कांग्रेस हो। और अब आम हाँ आदमी जी। पार्टी 1000 से नीचे है, बाकी पार्टियां तो 1200 1300 लेके आपके सीटें उसके बाद भी हारी। जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं सर, ऊपर एक बात है ना, हिमाचल में 3 प्रमुख शहरों में बीजेपी जीती है। हिमाचल की अपन बात ही नहीं कर रहे, तो पंजाब की बात कर रहे हाँ, तो वो ये रूल पंजाब जो और है हर हिमाचल जगह देखिए, पंजाब हिमाचल कंपेरेबल नहीं है। हिमाचल में केवल 2 कंपेरेबल नहीं, पार्टी मान लिया। है, यहाँ 5 हाँ, 5 6 6 पार्टी है। पर सर एक बात बताइए ना, मैंने ये देखा है कि पंजाब जो सिख वोटर है वो अलग तरीके से वोट करता है। 94 में इतनी बुरी तरह बेअंत सिंह ने और कांग्रेस ने इनको दड़ा दड़ा के मारा, सफाया कर दिया, पूरे आतंकवाद का सफाया कर दिया। और 84 में इतना बड़ा कांड हुआ, दिल्ली हुआ, ये हुआ, सबको, इसके बावजूद पंजाबियों ने, सिखों ने दबा के कांग्रेस को वोट दिया। सर पंजाब सिखों का वोटिंग पैटर्न आज तक मुझे क्या किसी को भी समझ में नहीं आया। ये चिल्लाते तो हैं बेअदबी बेअदबी, पर इसके बावजूद कांग्रेस को वोट देने से बाज नहीं आते। अभी भी जो क्या नाम, अभी जो बेअदबी पे जो कानून बनाया है, इसको खारिज कर दिया है अकाल तख्त ने। आप देख लीजिए, वो कोई मुद्दा ही नहीं है पंजाब में। पॉलिटिकल पार्टीज जरूर मुद्दा बनाती हैं बेअदबी को, पर आम जनता में मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना बड़ा कांड हुआ है, अभी तनखैया घोषित कर दिया है। 29 तारीख को पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुला ली है। बैठक नहीं बुलाई है, अकाल तख्त ने तलब किया है। 29 को उनको बाकायदा समन किया गया, आइए और अकाल तख्त में पेश होइए। पूरी सिख कम्युनिटी को इनका बाकायदे सामाजिक बहिष्कार, तनखैया घोषित कर दिएगा। सिख पंथ से निष्कासित है भगवंत मान। इसके बावजूद मैंने पंजाब में किसी किस्म का कोई गुस्सा भगवंत मान के खिलाफ आम पब्लिक में। अच्छा, एक यही काम, मैं एक सवाल पूछता हूं, यही काम किसी हिंदू ने किया होता तो अब तक तो हे भगवान आसमान टूट पड़ा होता, उसका क्या हाल किया होता। पीछे जो बेअदबी के नाम पे मासूम लोगों की जो हत्याएं हुई हैं, उस पे किस कदर यहां के लोग मुंह में दही जमा के बैठते हैं। इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, पर इतना बड़ा ये वीडियो आ गया, सब कुछ हो गया, आपको कहीं से किसी किस्म के गुस्से की या कोई प्रतिक्रिया सिख समाज से, पंथिक समाज से सुनाई दी? किसी का कोई बयान आया? इनके हैंडलर्स का कोई बयान आया? वो जो अपने आप को जो है पंथ का जो है सबसे बड़ा झंडा बरदार कहते हैं और खालिस्तान की जो है दिन रात जो है चला रहे हैं मुहिम, उनका किसी का कोई बयान आया? तो सर बात यह है कि अभी इसका क्या राजनीतिक रिपरकशन होगा, इसको हम आगे चर्चा कर लेते हैं। परंतु सिख पंथ में एक जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, खुद अपनी लीडरशिप के भी प्रति और ओवरऑल समाज में। अवनीश जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, जरा इनको चर्चा में ले लेते हैं, उसके बाद इस मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं अवनीश जी का भी विचार ले लेते हैं साहब। वैसे मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं, जो उन्होंने कहा ना कि सिख किस हिसाब से वोट देते हैं, मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिखों में यहाँ पर पार्टी वो जीतती है
जो खालिस्तानियों का विरोध करती है। कांग्रेस को इन्होंने वोट इसलिए दिया 84 के बाद भी क्योंकि अधिसंख्य सिख समुदाय, नॉन जट, जट्टों का बहुत छोटा सा हिस्सा, पूरा नॉन जट सिख समाज, पूरा मजहबी सिख समाज, पूरा एससी समाज, पूरा हिंदू समाज, इनमें से कोई खालिस्तान नहीं चाहता। खालिस्तान चाहने वाले जो हैं वो 10-15% लोग हैं। तो कोई भी जट सिख जब आगे आता है और खालिस्तान का विरोध करता है तो जीतता है। पिछली बार भी आपने देखा आम आदमी पार्टी जीती, उसका कारण ये हुआ कि कांग्रेस ने अपना जो परंपरागत एंटी खालिस्तान विचार जो था वो छोड़ दिया था। ये मेरा मानना है। अवनीश जी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, ये बात तो सही है कि मुट्ठी भर ही हैं, बहुत थोड़े ही हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि आप देख लिए तो 2.5 सांसद हैं, वो तीसरा जीतते-जीतते बच गया और ये वही माइंडसेट है। तो ये बताता है कि आखिर उनको वोट तो मिले ना, उसी पंजाब ने दिया, पंजाब के लोगों ने चुना, सांसद बनाया है, बंदा जेल में है। तो निश्चित तौर पर वो एलिमेंट है और कहीं न कहीं वो कुछ खास पॉकेट में, और आपने जैसा कहा कि वो एक जट सिख वाला है। लेकिन पंजाब में मुझे लगता है सर, एक बंगाल जैसा दूसरे तरह का माहौल धीरे-धीरे सृजित हो रहा है, क्योंकि एक स्टाइल अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी अब स्टेट टू स्टेट वहाँ के हिसाब से प्लान तैयार कर रही है, अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ये अब साफ दिखाई दे रहा है एक ट्रेंड। आप सामान्य जो हमारे हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ अलग तरह की तैयारी। आप बंगाल का रिसेंट अगर उदाहरण ले लें, इससे पहले आप नॉर्थ ईस्ट में आप देख लो, पूरे नॉर्थ ईस्ट में असम के साथ, भाई भगवा पटका पहन के भी बंगाल में मछली खाया। उत्तर भारत के लोग पाखंडी शुद्धतावाद ढोते रहे, कहे अरे देखिए यह कैसा अनर्थ हो गया, लेकिन नहीं। बंगाल में ये बंगाली भारतीय जनता पार्टी होके लड़ रहे हैं, असम में ये असम जनता पार्टी होके लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के और प्रदेशों में वहां के, कुल मिला के ये कहना है कि लोकल इश्यूज, वहां का चाहे खान पान हो, वहां की समस्याएं हो, वहीं के लीडर हों, चाहे वो दूसरी पार्टियों से लाए गए हों, उनको सीधे सीधे काम करने के लिए, जैसे पंजाब के केस में आप देखिए तो बिट्टू को, दूसरा राज्यसभा में आप देखिए मध्य प्रदेश से लेके आया गया हिंदू नेता को। तो ये एक अलग तरह की जो राजनीति है, इसमें एक अंडर करंट दूसरे तरह का तैयार हो रहा है। बंगाल में हमने देखा ममता बनर्जी के खिलाफ वो प्रताड़ना और तमाम चीजें, वो तो अब निकल के आ रही हैं, उस पर बहुत बात हो चुकी है। पंजाब में मेरा मानना है कि ड्रग्स से जो ये युवा हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, अब ये स्ट्रांग सेंटिमेंट एक आ रहा है कि इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। जब विकल्प के रूप में देखा जा रहा है तो देखिए सर, मैं इसको लोग मानते नहीं हैं मतलब, लेकिन मुझे होता हुआ ये दिखाई देता है ज्यादातर जगहों पर कि भाई अगला मेरा कोई बहुत नुकसान नहीं कर रहा है, तो जो हमारे सामने अब है उस ऑप्शन को चुनो, एक बार ट्राई करो। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी एक पंजाब में बीजेपी की तरफ से भी आएगी और पंजाब में ये चल रहा है। आपने अभी बाबा जी ने कहा ना कि वहां रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन दो केसेस में नहीं होता है। एक तो ये कि मान लीजिए हम भाई कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे कुछ चलेगी ही नहीं। दूसरा, हम पहले से कोई फैसला करके बैठ चुके हैं। तो मुझे लगता है पंजाब ने बदलाव को फैसला करके वहां पर रख दिया है। कांग्रेस के फेवर में ये माहौल कितना जाता है, लेकिन वहां पर आपने जैसे कहा कि निश्चित ये ट्रेंड है कि जो एंटी खालिस्तान होगा, गद्दी तो उसको ही मिलती है। लेकिन वो एलिमेंट क्या अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा, वो सेंटिमेंट भाजपा की तरफ आएगा, तो इधर कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बदला है, जैसे मैंने कहा कि इनको बोला कि भैया तुम ज्यादा टाइम दो यहाँ बिट्टू को, हिंदू नेता को राज्यसभा में ले आए, जाके मध्य प्रदेश में ले आए, क्योंकि उनके पास वहां की संख्या नहीं है पंजाब की। तो मुझे लगता है कि पंजाब एक बदलाव की तरफ है। अब बीजेपी ने जो एक नई स्टाइल स्टेट के हिसाब से, तो ये अगर वर्क कर जाता है पंजाब में, तो मुझे लगता है कि एक आशा होगी। पंजाब में भी डिसीजन लिया जा चुका है, जनता ने ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है बंगाल की तरफ। इसीलिए बंगाल भी बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, शांत था।
कई स्टेट हमने इससे पहले भी देखे, कई चुनाव अब ऐसे आ रहे हैं कि जनता बोल नहीं रही है, लेकिन वो रिजल्ट में तब्दील होके आ रहा है। हरियाणा में जैसे बड़ा कम अंदाजा लग पा रहा था, लेकिन जनता ने पहले ही डिसीजन ले लिया था। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी इसी तरह का कुछ है। जी। एक फैक्टर बताते हैं, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि साहब ये नायब सिंह सैनी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है पंजाब में, ये क्या है बाबा जी? सर सैनी साहब जब ये सैनी साहब का बदलाव हुआ ना, खट्टर साहब जब केंद्र में गए तो एक बार कुछ इत्तेफाक बन गया कि खट्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे स्पेशली मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की और मैं गया उनके से मिलने। मैंने जी। उनसे स्पष्ट पूछ लिया, मैंने कहा सर ये सैनी साहब का अवतरण कैसे हो गया? उन्होंने बोला जी मुझे हाईकमांड ने बोला कि आप अपना विकल्प बताइए और नेतृत्व परिवर्तन होगा हरियाणा में। तो मैंने पूछा आप बताइए आपकी चॉइस क्या है? तो बोला कि यार कोई ओबीसी दे दो। तो मैंने बोल दिया नायब सिंह सैनी है हमारा। बोला जी दे दो। कहते हैं 10 मिनट में डिसीजन हो गया था। एकमात्र फैक्टर जो था वो था उनका सैनी होना। ओबीसी और भी बहुत थे, तो उसका एक कारण है सर, ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल एरिया में सैनी पॉपुलेशन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी सैनी पॉपुलेशन, और पंजाब के 4 जिलों में सैनी पॉपुलेशन बहुत इफेक्टिव है। और आज सैनी जो है पूरे पंजाब में ओबीसी का चेहरा बन के उभरे। हरियाणा का नेता है, हरियाणा से कम रहते हैं, पंजाब में ज्यादा रहते हैं। और वहां के पहले इन्होंने सैनियों के साथ जो है बैठना शुरू किया, पंजाब के सैनीज। अच्छा, पंजाब के सैनीज में भी एक बड़ा वो है, हम लोग ये समझते थे कि सैनी जो है वो माली समाज होता है उत्तर प्रदेश में भी, और परंतु पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में सैनी जो है क्षत्रिय हैं। मेरी एक बार बहुत बड़ी बहस हो गई इसी यूट्यूब पे, और फिर मुझे कई सैनियों ने अप्रोच किया, मुझे प्रोग्राम करने पड़े, मुझे इनवाइट किया गया, मुझे बताया गया कि भैया इन जिलों में सैनी मीन्स क्षत्रिय समाज। उन्होंने अपनी वंशावलियां दिखाई मुझे, कहते हमारा झगड़ा चलता है कि है हमको ओबीसी में क्यों डाला गया, हमको ओबीसी से निकालो, हम जनरल हैं। अब पंजाब में ये भी चलता है। तो अब वहां का जो क्षत्रिय समाज है उनमें सैनी साहब उठ बैठ रहे हैं। आज तक सैनी साहब का यही क्लियर नहीं हुआ कि ओबीसी नेता है कि क्षत्रिय नेता है। ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वेरी फैक्ट है, मैं भी इंटरेस्टिंग। नहीं पता था। हाँ, अब आगे सुनिए। तो सर क्योंकि एक तो ना, राजस्थान में तो सैनी माली ही होते हैं, सबको पता है। हाँ सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी माली होते हैं, परंतु हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, ये यमुनानगर के एरिया में, उसके बाद पंजाब, पूरा पंजाब के जितने भी सैनी हैं 99% आर क्षत्रिय। अच्छा, सिखों में भी है, हिंदुओं में भी है, और इस वक्त बहुत अच्छी पैठ है सैनी साहब की। तो एक तो ये फैक्टर है। अच्छा, अब वो पूरे हिंदू समाज में उनको यूनाइट करने का, उसमें मीटिंग्स होती हैं, बड़ी छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, और आरएसएस के जो संगठन है वो इस पे बहुत काम कर रहा है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। ये तो हो गया सब सैनी साहब वाला मामला। तो दूसरा ये कि पंजाब में जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसमें बहुत बुरी तरह फेल हुई है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले ड्रग्स, और दूसरा है सर लॉ एंड ऑर्डर। सर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है पंजाब में। आपने अवनीश भाई, यूपी की बात छोड़ दीजिए, आपने बिहार में भी कभी आज तक सुना कि दिन में भारी सड़क पे लूट हुई हो, छिनैती हुई, और एक नहीं हजारों केस। सर दिन में 2 बजे पुरुष गांव की सड़कों पे निकलना बंद हो गया है, दिन में 2 बजे। अच्छा, आज की घटना बता रहा हूं। आज सुबह सुबह मेरी पत्नी बता, हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, उसके फादर 20 साल विदेश में काम करके आए थे, पूरा परिवार बरामदे में, मतलब खुली उसमें सो रहा था। पर पीछे से दीवार की सेंध काट के, कितनी बड़ी सेंध, पूरी दीवार काट दी है, और
पूरा एक एक सामान ढो के ले गए। ये स्थिति है सर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की। आज की तारीख में लोग बताते हैं कि कम से कम 100 बड़ी रैंसम कॉल्स, मोर देन 100 रैंसम कॉल्स पर डे। अभी ये जो चंडीगढ़ में एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर हुआ है, जिसमें एक केमिस्ट शॉप में उनके कैशियर को गोली मारी गई। वो हालांकि मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई है। वो बगल में एक 2 फ्रेंड्स ब्रांड नेम की एक बहुत बड़ी चेन मेडिकल स्टोर है चंडीगढ़ में, उसको रैंसम कॉल आ रही थी बहुत दिनों से। उसको ये डराने के लिए जो भी है इन्होंने किया, पर वो दूसरे फ्रेंड्स को मार गए। सर उसका वीडियो वायरल हो रहा है, चंडीगढ़ की बात है ये। अब लोग कह रहे हैं कि साहब इतना बुरा हाल है कि पंजाब में जनता ने एकदम त्राही त्राही हो गई और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मैं एक ऐसे केस को जानता हूं जो कि द पर्सन वाज वेरी क्लोज टू अस, उनको 1 करोड़ की रैंसम कॉल आई तो वो सीधे एसएसपी साहब के सामने पेश हो गए। तो एसएसपी साहब ने बोला अच्छा देखते हैं, करते हैं। तो वहां से उठ के आए तो एसएसपी साहब का जो रीडर था वो आके कान में बोला कि एसएसपी साहब आपको कुछ ऐसे स्पष्ट नहीं बोलेंगे, तो भैया अपनी व्यवस्था कर लो, देख लो, अगर हो सकता है तो कुछ कर लो। सर वो आदमी डीजीपी साहब से मिला, वो आदमी सीएम से मिला, और वो आदमी पंजाब के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से मिला। सर अल्टीमेटली एक बहुत मोटी रकम दे के ही पिंड छूटा। सरकार के हाथ खड़े हैं हम। अच्छा क्यों? रैंसम मांगने वाले सब बैठे हैं विदेश में। पर मैं एक बात कहता हूं सर, चाहे जो रैंसम कॉल आ रही है विदेश से, पर वो नेटवर्क तो पंजाब में मौजूद है ना, जो तुमसे कैश कलेक्ट करके ले गया। तो सर पंजाब में एक चर्चा चल रही है आजकल। अच्छा ये बताओ कि अगर ये घटना यूपी में हुई होती तो क्या होता? यही तो ये पंजाब का आम आदमी अब पूछने लग गया। एनकाउंटर हो गया होता अब तक कब का। सर अब तक तो पता नहीं क्या हो गया होता यूपी में। तो सर ये बात तो पंजाब की जनता भी मानती है। और अभी पीछे अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बोला कि हमको मौका दो, सबको देख लिया ना, हमको दो मौका, सिर्फ 2 साल में हम पंजाब को ठीक करके दिखाएंगे। उन्होंने ड्रग्स का भी नाम लिया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का भी नाम लिया। सर ये 2 मुद्दे हैं, ये 2 मुद्दे जिन पे पंजाब का चुनाव इस बार लड़ा जाएगा। और बीजेपी के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं, अगर बीजेपी ने एक अच्छा विकल्प दे दिया और जितना आक्रामक होकर चुनाव लड़ा है ना बीजेपी ने बंगाल का, उतना आक्रामक होना पड़ेगा। पर वो सर एक बात बताऊं, पब्लिक को ढुलमुल नेतृत्व पसंद नहीं आता, ढुलमुल भाषा पसंद नहीं आती। पब्लिक तो एकदम लौह पुरुष चाहती है अपने बीच में। तो आज वो योगी जी का मैं आज एक फिर नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते थे कि पुलिस ने भी हैंड्स अप कर दिए थे। पुलिस की 120 एकड़ जमीन एक माफिया कब्जा करके बैठा था, बाबा जी ने 2 दिन में खाली कराई है पुलिस की 120 एकड़ जमीन, लखनऊ में। वो भी अमौसी के आगे कानपुर रोड साइड में 120 एकड़ जी। और वो मामला उन्होंने नाम नहीं बताया, वो मामला उन्होंने पूरा जिक्र किया कि डीजीपी और उनका रिटायरमेंट था जिस दिन, उस दिन वो एक फाइल लेके आए, कहा साहब आप जो है वो जगह खोज रहे हो पुलिस की, और हमारी अपनी जो है वो फोरेंसिक लैब बनाने के लिए आप जगह खोज रहे हो, हमारी अपनी पुलिस की जमीन 120 बीघे है। और योगी जी कह रहे हैं उस वीडियो में कि मैंने सोचा ये अपने एक्सटेंशन की फाइल लेके आए हैं कि साहब हमारा एक्सटेंशन करवा दो, फॉरवर्ड कर दो। तो उन्होंने कहा कि आपने तो एक ऐसा काम दिया कि जो मेरे रुचि का मामला है, ये मेरा मतलब फेवरेट काम है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ फेवरेट सब्जेक्ट है। यस, वो वीडियो बड़ा वायरल।
मैं पंजाब के संदर्भ में यही बात याद दिला रहा था सर कि ये डबल इंजन सरकार का एक परफॉर्म करके दिखाने वाला जो मॉडल है, जिसको बीजेपी अब अलग अलग स्टेट में लेके जा रही है और वहां के लोकल इश्यूज को उसको उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दे रही है। तो बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा, कड़क नाम चाहिए, कड़क आदमी चाहिए और बिल्कुल पंजाब में इनको एक अपना शुभेंदु अधिकारी खोजना होगा। बड़ी साफ सी बात है, हेमंता विश्व शर्मा खोजना होगा, क्योंकि अब वहां क्या रवनीत अगर आप रवनीत रहिएगा कि सिंह गड़ी बिट्टू चादर जो है बिछाने वाला कार्यकर्ता जाए जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि रवनीत सिंह बिट्टू तो इसी काम के लिए तो चुने गए हैं। बिल्कुल सर, तो उनको काम पे लगाया भी है, उनको कहा है कि ज्यादा से क्योंकि ज्यादा समय दो। अब फेस ये ऊपर फेस बिट्टू तो पर रवनीत सिंह ये होने वाले डिपेंड हैं करेगा ना, ना। फेस वो थोड़ी होंगे आपके, क्या नाम है वो जो बने हैं अध्यक्ष, वो तो 75 साल के नहीं, हो गए। बिट्टू ही हैं, फेस बिट्टू हैं सर। बड़ा साफ तौर पर वो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं कि बिट्टू को खास तौर पर कहा गया है कि आप जो है अपने मंत्रालय के काम के साथ ज्यादा से ज्यादा आप पंजाब पे फोकस कीजिए। बड़ा साफ है। और बीजेपी के एक स्टाइल और भी आप देखिए, अब चेहरा घोषित नहीं कर दे रही है, एक आदमी को आगे पुश कर देती है, वो आदमी अगर आगे बढ़ता रहता है तो बस उसी के सहारे चल रही है। तो ये चीज मुझे लगता है कि बिट्टू को तो साफ तौर पर चेहरा है। ये तो बात है आपकी। अच्छा, लोग कंपेयर करते होंगे, हरियाणा और पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर भी कंपेयर करते होंगे। अब हरियाणा की और कंपैरिजन नहीं, अगर पंजाब से कंपैरिजन करेंगे तो 10 टाइम्स बेटर है जी। नहीं सर, बाबा जी। हरियाणा की भी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको सच बताऊं, मैं तो रोज इसकी आलोचना करता हूं। हरियाणा की भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत, हालांकि पंजाब जितनी नहीं है परंतु बहुत खराब है, क्योंकि वहां पर भी एक्सटॉर्शन और फिरौती वसूली और मोटी वसूली, करोड़ों रुपए की वसूली के घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स कर रहे हैं। और पंजाब में भी थोड़ा सा हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन की बड़ी सख्त जरूरत है। ये यूपी में क्यों नहीं करते? ये क्या विदेश सर? में बैठे हुए लोग, ये विदेश में बैठे हुए लोग ये यूपी में फिरौती क्यों नहीं लेते? हाँ, मैंने कल के एक वीडियो में मैंने ये सवाल पूछा है। मैंने कहा क्या पैसे वाले सिर्फ हरियाणा पंजाब में है, क्या यूपी में नहीं है? यूपी में तो कोई जोर से खांसने की हिम्मत नहीं करता, फिरौती तो उसूल लेना तो बहुत बड़ी बात है। सर देखिए, बाबा जी ने जो मिसाल पेश कर दी ना, और सर बाबा को अगर हूबहू कोई व्यक्ति अगर बाबा से सीख के काम कर रहा है वो शुभेंदु अधिकारी है। कल 2 वीडियो आई, एक में जहांगीर खान को तीसरी बार जुलूस निकाला है। पहली 2 बार निकाला था तो लोग खुश नहीं हुए क्योंकि उसकी कमर में रस्सी नहीं बांधी थी। इस बार कमर में रस्सी बांध के निकाला और बाकायदा उठक बैठक कराई है। सर मैं आपको बताऊं, ये जब बड़े क्रिमिनल्स का जब जुलूस निकाला जाता है, ये चीज हमने 1990 में यूपी में देखी थी। जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए थे तो हमारा गाजीपुर, स्पेशली सैदपुर इलाका, उसको तो मिनी चंबल कहा जाता था ना। एक छोटे से कस्बे और गांव में 3 प्रदेश के बहुत बड़े माफिया वहां रहते थे। सर यही अरुण कुमार झा साहब थे, एसपी थे उन दिनों। ये 1990 की बात है। सर वहां के माफियाओं को जुलूस निकाल के सर मुंह काला करके गधे पे बैठा के, और सर माफियाओं के घरों में जब कुड़की होती थी ना तो जानबूझ के उसी गांव की और कस्बे की पब्लिक को बुलाया जाता था। उनको सब्बल बड़े बड़े और पकड़ाए जाते थे। बोले चलो 3 तल्ला पे चढ़ के सर वहां से सामान ऊपर से फेंकते थे नीचे, मुझे याद है। और भीड़ जुटती थी। माफिया तो पहले भाग जाता था, वो तो नेपाल भाग गए थे सब। और सर उसके बाद जो उनके कारिंदे मिल जाते थे, जो मिल गया सर, मुंह काला करके बाल छिलवा के गधे पे बैठा के पूरे शहर में और पब्लिक को बुला, मुझे अच्छी तरह याद है उड़िहार की घटना है सर। चौराहे पे बैठा लिया, पब्लिक को बुलाया, एक लड़के को जूता दिया, बोलो इसके सिर पे मारो 10 जूता। अब सर उसकी हिम्मत ही ना पड़े, इतना बड़ा माफिया। सर उसने धीरे से मारा उस लड़के को, दरोगा ने मारा एक झापड़, बोला साला कायदे से मारो नहीं तुम्हारी खाल उतारूंगा। और सर उसने जो फिर ताबड़तोड़ सर मेरी आंख देखी घटना है, 20 जूता मारा सर चौराहे पे उस माफिया को। सर ऐसे पानी उतारा था कल्याण सिंह जी ने।
सर ठीक वही काम पंजाब में जब तक नहीं होगा, और इसकी शुरुआत जानते हैं कहां से करनी होगी सर? पंजाब में तो अलग अलग किस्म के माफिया है ना, जहां मर्जी जब मर्जी रेल रोक देंगे, जहां मर्जी ट्रैफिक रोक देंगे, जहां मर्जी सड़क रोक देंगे, जहां मर्जी शहर घेर लेंगे 6 महीने के लिए। इन सबको सुधारने की जरूरत है सर। आज तक कोई किसान आंदोलन लखनऊ में तो हमने नहीं देखा, कॉकरोच जनता पार्टी का हमने तो नहीं देखा कुछ यूपी में। यूपी तो में सर पिटाई होते बाबा देखी ने ना जो कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, पिटाई होते तो देखी ना। हाँ, तो सर तो योगी जी वाला मॉडल तो पूरे देश में लागू करना होगा, पंजाब में भी होगा। हाँ, पंजाब में होगा। और जैसा आपने कहा अवनीश जी, बंगाल की चर्चा तो लगातार होती रहती है, तो ये जो कह रहे हैं कि साहब कि योगी जी वाला मॉडल शुभेंदु जी ने बेस्ट लागू किया है, तो आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सर। और इसमें एक चीज और भी है, योगी जी के साथ देखिए, योगी जी ने इवॉल्व किया है खुद को। जब वो आए तो सिस्टम उनको हेल्प नहीं कर रहा था। इसी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका मतलब, उनको तो बहुत सारे कांडों की जानकारी लेते और सारी इन चीजों का अपना एक नेटवर्क करते करते 6-8 महीने लग गए थे समय। शुभेंदु के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो इनसाइडर रहे हैं, ममता बनर्जी, वो मोडस ऑपरेंडी जानते हैं। वो बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए उनको जो ब्यूरोक्रेसी है उसके भरोसे नहीं रहना है। लेकिन बंगाल में एक परिवर्तन और भी दिखा सर, इतने खुलेआम तो कहीं नहीं होता। ये सही है कि वहाँ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, वो भी साफ-साफ तौर पर वो होता है कि ये टीएमसी करता है, ये लेफ्ट करता है, सीपीएम करता है, ये बीजेपी करता है, साफ तौर पर था। जब सचिवालय में अबीर गुलाल बँट रहे हों और वो किया जा रहा हो, तो मुझे लगता है कि सरकार के अनुरूप सिस्टम के हो जाने का जो एक कल्चर है, जो पहले वो जबरिया था या किसी भी तरीके से था, इस चीज़ ने और शुभेंदु के इनसाइडर होने और बहुत सारी चीज़ें जानकारी में रहने, इसका वजह है कि स्पीड और ज़्यादा दिख रही है। और रही बात बाबा की, तो वो तो साफ तौर पर है। और बाबा का जो मॉडल है उसको तो प्रधानमंत्री जी भी वहां जाके दोहरा के आए हैं कि साहब यहाँ के लिए तो सबका हिसाब रहेगा। वहां तो नहीं कहे सबका साथ सबका विश्वास, उसके आगे बढ़ के हिसाब की बात की है, तो हिसाब हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि बाबा का मॉडल जो है ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकारों के लिए घोषित मॉडल बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। अगर कहीं प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो चीजें हैं उसको लेके योगी उत्तर प्रदेश का मॉडल, ये अपने आप एक डबल इंजन का जो है, तो दूसरे इंजन के रूप में यही मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जिसको आप कहे हम लोग बुलडोजर मॉडल कह लें, चाहे यूपी का कोई भी मॉडल कह लें। अब तो योगी जी भी अपने बुलडोजर शब्द को ओन करते हैं। तो मुझे लगता है ये पहले ही हो चुका है। भाजपा के पास बाकी चीजें हैं, नरेंद्र मोदी का जो उनकी केंद्र की इनका मॉडल है, वो योगी मॉडल है। तो मुझे लगता है एक अच्छा ब्लेंड लेके चल रहे हैं ये लोग ऑलरेडी। पंजाब में भी यही देखने को मिलेगा। और मैं एक बार फिर दोहराऊंगा अंत में पंजाब के संदर्भ में कि जिस तरह से भाजपा अब स्टेट टू स्टेट, अब ये नॉर्थ इंडियन जो एरिया हैं, स्टेट्स हैं, इनसे आगे एक्सपेंशन, कल को हम तमिलनाडु में, और यहाँ तक कि तमिलनाडु में मैं अन्नामलाई की एक प्लेसमेंट मानता हूँ। आगे इस पर कभी बात होगी, मुझे लगता है कि इस पर बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि अन्नामलाई अगर राजनीति करते हैं तमिलनाडु में, तो उनके साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लोग नहीं जुड़ेंगे, उनके साथ सनातनी जुड़ेगा, उनके साथ राष्ट्रवादी जुड़ेगा, और अंततः ये किस तरफ जाएगा ये समय बताएगा। तो मैं इतना ही रखूंगा। तो मुझे लगता है कि अब स्टेट टू स्टेट जो स्पेसिफिक एक मॉडल और रणनीति तैयार कर रही है भाजपा, इसका बंगाल के बाद आपको पंजाब में दिखाई देगा। मॉडल बुलडोजर और ये तमाम चीजें योगी का, ड्रग्स अमित शाह और डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, ड्रग्स पर कंट्रोल, उसके साथ बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जो नेशनल सुरक्षा है। तो निश्चित तौर पर एक समाज एक समय आता है, बैठता है, बहुत हो गया मर्जा मोदी, बहुत हो गया फिरोजपुर, और मोदी का लगातार पंजाब को एड्रेस करते रहना,
न सिर्फ डेवलपमेंट पे बल्कि सेंटिमेंटली रिलीजियस तरीके से, आप जिस तरीके से गुरुओं का सम्मान और जिस तरीके का पूरे सिख धर्म के तमाम चीजों का सम्मान, तो मुझे लगता है एक बार होता है ना कि अरे यार नहीं, ये लड़का उतना बुरा नहीं है जितना हमें हमारे कुछ पंचायत वाले बताते थे। तो कुछ मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें भी हैं। मैं जी अवनीश भाई, आपकी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। सर, खट्टर साहब ने हरियाणा में एक बड़ा सफल राजनीतिक मॉडल का आविष्कार किया कि जो डोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप है या कास्ट है, उसके खिलाफ बाकी पूरे कास्ट ग्रुप्स और वोटर समूह को पोलराइज कर दो। सर, लगातार 3 चुनाव जीते हैं, पहला तो नहीं जीते थे पर उसके बाद लगातार 2 चुनाव जीते हैं इस मॉडल से, 35 बनाम 1 के मॉडल से। सर, यूपी में हूबहू ये मॉडल मैं रेप्लिकेट होता हुआ देख रहा हूं। आजकल पियरका चचा को उसके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिकली आगे किया गया है। पियरका चचा ने पियरका चाचा को छोड़ा गया है। क्या छोड़ा गया उनको? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद ट्वीट पर दौड़ा लेते हैं। हाँ सर, उन्होंने कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर सर, ये ओम प्रकाश राजभर यहाँ कहा जाता उनको। अच्छा, वो पीला गमछा लेते हैं ना, तो इसलिए पियरका चचा बोलते हैं। पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे और बड़े जीवट वाले नेता है। तो उन्होंने बोला कि असल में ये जो पीडीए है, ये इसका असली फुल फॉर्म है पीट देगा अहिर या पीट देगा अल्पसंख्यक। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जहां पे यादव जिन लोगों ने उत्पात किया, उसने बोला ये पीडीए है, पीट देगा अहिर। सर, कल एक बड़ी हृदय विदारक घटना हो गई है प्रयागराज में। वहां पे एक यादव जी ने एक गुप्ता जी की बेटी के साथ उनका वो जो है वो जबरदस्ती कुछ वन साइडेड लव था। गुप्ता जी विरोध कर रहे थे तो उस यादव जी ने जो है उस लड़की के समेत 3 परिवार के लोगों को काट दिया। बड़ा सर, बड़े दुख की बात है। पीड़ित परिवार गुप्ता है, तेली हमारे यहाँ होते हैं पंजाब में, यूपी में। तो आज पियरका चचा ने सुबह पोस्ट लिखी है कि भैया पीडीए अब बन गया है केडीए, काट देगा अहिर। काट देगा अहिर। पहले अब तक था पीडीए, पीट देगा अहिर, काट देगा, क्योंकि वो द फैमिली वाज हैक्ड टू डेथ। हालांकि ये हंसने मजाक करने की बात नहीं है, पर ओम प्रकाश राजभर जी ने वो इसको बड़ा मुद्दा बनाया है कि भैया तुम्हारी ये जो गुंडागर्दी है पूरे समाज में, सर सभी अन्य जातियों को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, अल्पसंख्यक तो बेचारा पहुंच पैरों में दबा के, जब से ये अदिति यादव वाला जो प्रकरण हुआ तो यादव जी लोग बहुत ज्यादा आक्रामक होके सामने आए। हालांकि हमारे बाबा भी कम नहीं है, गए आजमगढ़ में बोले कि देखो आदित्य यादव पे तो हमने तुरंत एक्शन ले लिया, एफआईआर हो गई, पर तुम भी जरा अपने चेलों को समझाओ, जरा कायदे से बोलना सीखें। अगर वो नहीं सीखेंगे तो सिखा तो घर में दूंगा ही। योगी जी ने ये लेक्चर दिया आजमगढ़ में जाके। सर, यादवों की आक्रामकता को मुद्दा बनाया जा रहा है यूपी में। सर, सेम यही मॉडल जो कि हरियाणा से शुरू हुआ था, मैं पंजाब में देख रहा हूं। पंजाब में सर जट सिखों का उत्पात है। जट सिखों का हर समाज के हर तबके पे और हर संस्था पे कब्जा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, हर चीज पे, चाहे फिर वो एसजीपीसी हो, चाहे वो खेल संस्थाएं हो, चाहे वो नौकरियां हो, हर चीज पे इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और बड़ा बहुत धीरे से, बहुत महीनी से हर चीज में बोला जा रहा है कि इनका जो एकाधिकार है ना, कि जट सिख के अलावा कोई सीएम नहीं बन सकता, जट सिख ही हर चीज डिसाइड करेगा, एसजीपीसी पे सिर्फ जट सिखों का कब्जा रहेगा, जट सिख ही डिसाइड करेगा कि कहाँ क्या होगा,
गांव में गांव की पॉलिटिक्स, सर इसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है और यह एक इसका एक अंडर करंट है। परंतु ये आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक देखेंगे आपको ये दिखाई देगा। ये एक अब वो मॉडल है, हम्म, अवनीश डोमिनेंट जी थोड़ा कास्ट के खिलाफ माहौल बनाया या जाए। नहीं समझ गया, वो बिल्कुल सही है। तो ये तो पंजाब की बात हो गई, थोड़ा यूपी पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि पियरका चाचा ने आज ये भी थोड़ी देर पहले लिखा है, 6 घंटे पहले की उनकी एक पोस्ट है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो गई और राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। तो अवनीश जी ये क्या है? सर ये अखिलेश यादव के लिए प्राण लेवा समाचार है। सर होता क्या है कि मतलब जब वो 360 में समाजवादी भी शामिल होंगे क्या, 362 में? निश्चित तौर पर सर राष्ट्र के लिए बड़े फैसले लेने में सबका योगदान होना ही चाहिए। कायदे से तो ये निर्विरोध चीजें कुछ काम इस देश की संसद में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं तैयार हैं आप राष्ट्र हित में जो बड़े काम होने हैं देश के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा माहौल ऐसा है और इसमें कितनी गंभीरता है ये तो आने वाला समय बताएगा निश्चित तौर पर। लेकिन सर ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी ऐसी चौंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की लॉटरी ही लगी थी। कुछ फिजूल चीजें जिस पर हम लोगों ने बहुत बात की है भाजपा के अंदर, कैसे टिकट बंटवारा हुआ, कैसे क्या हुआ, किसके वर्सेस किसके था। मैं यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, लेकिन आरएसएस क्यों नहीं ये थी, तो तमाम फैक्टर था। ये इनकी लोकप्रियता और इनके किसी कामकाज पर मिला हुआ मैंडेट नहीं है जो इनके पास इतने सांसद आए थे। और ये अब जानते हैं ये बड़ा खतरा टूटन का इसलिए होता है कि जब आपको पता है कि जनता बदले के मूड में वोट करेगी अगले चुनाव में लोकसभा के। यही उत्तर प्रदेश एक आमर्श, आप देखिए भाजपा के साथ हमेशा अलग अलग चुनावों में एक ये अजीब सा नया फैक्टर है। लोग अगर कम सीटें दे देते हैं, जैसे इस बार 240 दे दिया, तो आमर्श है, राष्ट्रीय स्तर पर आमर्श है। वही आमर्श उत्तर प्रदेश में भी है। इसके साथ अब ये जानते हैं कि हम जीत के तो एक बार आ गए हैं, अगला चुनाव तो बहुत भारी है, क्योंकि पब्लिक वैसे ही मुहाए बैठी है। और भाजपा के साथ ये बड़ा नेचुरल हो रहा है बहुत सारे चुनाव में, जैसे मैंने अभी कहा। तो मुझे लगता है कि ये एक वो आसान मेल्टिंग वाला केमिकल है कि जो भड़ाक से कहेगा भैया कि ऐसा है कि अगली लोकसभा में पब्लिक जो है वो ऐसी तैसी कर देगी। तो अब कोई उम्मीद बची नहीं है, रिपीट हम हो नहीं सकते। स्टेट में जो सबसे बड़ा टूटन का मैं बताऊं बंगाल की तर्ज पर होगा। कारण क्या कि विधानसभा में अगला विधानसभा चुनाव किस करवट बैठ रहा है ये भाजपा को के से ज्यादा सपा को बहुत अच्छी तरह पता है। वो भी ये मान रहे हैं लड़ने को लड़ेंगे, वो बिल्कुल लड़ेंगे भाई, पार्टी है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो जान रहे हैं हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आप सरकार जब राज्य में आपकी सत्ता में नहीं है तो आप केंद्र में क्या कर लेंगे, और अगला चुनाव आप पर भारी है। तो ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अनावश्यक रूप से जो अधिक नंबर है, मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं कि अनावश्यक रूप से सपा जो पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या पाई, वो अब इन तमाम जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से बड़े आराम से टूट जाएंगे, वो टूटने को तैयार बैठेंगे। एक कारण और भी है, वो इसलिए भी टूटने को तैयार बड़े आराम से कि भाजपा उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे रही है। क्या शानदार तरीका भाजपा ने खोल के रखा। अच्छा तुम कितने सांसद हो, 20 हो, हम त्रिपुरा से एक पार्टी मंगाएंगे, तुमको वहां बैठाएंगे, तुम्हारे ऊपर दल एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। जैसे वो नहीं होता है। मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की रणनीति है स्टेट टू स्टेट, पार्टियों से नंबर हटाने और एनडीए का परिवार। आप देखिए भाजपा में भैया नो एंट्री, इन्होंने किया क्या है सर, भाजपा में लिख दिया है नो एंट्री, एक शीशे वाला दरवाजा, उस पर बढ़िया माइक्रोफोन सिस्टम है, दोनों तरफ से खूब बढ़िया क्लियर बात हो रही है, और एनडीए को सांसदों के नंबर्स की लगी है तगड़ी भूख। एनडीए का दरवाजा सबके लिए खुला है। कैसे एनडीए में जाना है, जैसे नहीं होता था कि कागज पत्र वकील साहब बनवा देंगे, तो ये तरीका बीजेपी का है। तो इनको ये भी
एश्योरेंस है कि अगर हम एक अच्छी संख्या में टूट जाएं, हमारा टीम एक अच्छे नंबर में हो जाए, तो हमारा बंगाल जैसी व्यवस्था हो जाएगी, हमारी जो है महाराष्ट्र जैसी व्यवस्था हो जाएगी, हमारी इसी तरह तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आसानी से टूटना है, क्योंकि नेता सर देखिए एक बार जीतने के बाद वो अगला जीत का अवसर देखता है, और जीत के अवसर में भाजपा ने बड़ा साफ तौर पर ये कर दिया है कि भाई पार्टी में हम नहीं लेंगे, एनडीए का परिवार हमारा बड़ा होता जाएगा, और उसके लिए उन्होंने वहां पर ये चीजें दी हैं। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर हैं, और आगे आने वाले दिनों में या तो आज एक चीज आज और मैं यहाँ आज पर सुना जोड़ दूं, होगा ना बस आपने संजय राउत लास्ट को लाइन। गालियां देते हुए। संजय राउत ने बड़ी अच्छी भाषा बोली है सर, मतलब मुझे लगता है कि वो नहीं तमाम जो बच्चे एडिटिंग का काम करते हैं उनको बीप लगाने का आज नहीं भरपूर नहीं लाखों अवसर ना मिला ना होगा। ना, उनको बोला है कि "ए, इसको एडिट मत करना, हाँ साहब बोला है, कट मत करना इसे। इसको कट मत करना, ये गाली जाने हाँ देना। वो हाँ बोला है कि जाने नहीं देना, बड़ा मतलब अब क्या ही कहें, वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बड़ा सुंदर लग रहा था उनके मुख से, लेकिन सुना तो लगभग सबने है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के, वो कहते हैं ना कि जब मौसम में बदलाव हो रहा है सर, तो कई बार होता है कि दूसरा घर भी वो हो जाता है बदल, की तमाम जगह रंग रोशन हो रहे हैं, और आराम से ये पूरी जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है कि भाई तुम ऐसे करोगे तो तुमको इतना नंबर होगा, इतना नंबर होगा तो तुम्हारे लिए एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तुम उसमें आराम से चले जाओगे, फिर हम तुम्हारा यहाँ प्लेसमेंट कर देंगे। तो फिर मुझे लगता है कि सपा के साथ भी यह महाप्राण घातक घटना जो है वो घट सकती है निकट भविष्य में। कट सकती। अच्छा बाबा जी ये बताइए कि ये जो राम मंदिर वाला जो प्रकरण चल रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? जी सर, देखिए जिस तरीके से लीपापोती हो रही है, और जो अब तक, हालांकि अभी जांच बड़ी प्रारंभिक अवस्था में है, तो ये टोटल झूठ तो नहीं है, गड़बड़ हुई है, और इसको जितना जल्दी स्वीकार करके, और सर एक बात बताऊं आपको, समस्या ये नहीं है कि चढ़ावे के पैसे की चोरी हुई, समस्या ये है कि सिस्टम बनाया ही नहीं था कोई। आखिर ये सिस्टमेटिक फेलियर है ना, एक सिस्टम, आपने सिस्टम ही नहीं बनाया और इतनी बड़ी चोरी होती रही। तो ये सिस्टम बनाने की जिम्मेवारी किसकी थी? नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सर, द हेड्स मस्ट रोल। इसकी ये जो एसआईटी बनाई गई है, मैं इसको एकदम फालतू का काम मानता हूं। इसको तुरंत कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है अब तक, एफआईआर लॉन्च करके तुरंत सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। कौन लोग जिम्मेवार थे, और द हेड्स शुड स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम द टॉप, क्योंकि टॉप पे बैठे लोग ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने ऐसी घटिया व्यवस्था क्यों बनाई कि इतनी बड़ी चोरी के लिए जगह बनी, और बाकायदे सीबीआई जांच करा के एक एक व्यक्ति और एक एक पैसा, और अगर जरूरत हो तो इसमें ईडी को भी शामिल कीजिए, पूरा एक एक पैसे का मनी ट्रेल, पैसा कहां गया, कहां खपा, कहां कहां इन्वेस्ट हुआ, कौन कौन शामिल थे। अच्छा, दूसरी चीज, वो कौन लोग थे जिनको इस घटना की जानकारी थी और उन्होंने उसको उस पे एक्शन नहीं लिया, वो कौन लोग थे? सर, जवाबदेही बनती है, करना चाहिए। ये हिंदू समाज के आस्था का मामला है, और सर बहुत से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ये सर, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। कितना रुपया चोरी हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे 1 रुपया चोरी हुआ, आखिर उस चोरी को रोकने की व्यवस्था किसने बनाई थी, क्यों नहीं बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी धनराशि चोरी हुई, बाकायदा एक एक पैसे की वसूली होनी चाहिए, और एक नजीर बननी चाहिए कि भविष्य में और
क्या ये चोरी हमारे देश के अन्य मंदिरों में भी हो रही है? और इसके साथ ही हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल है, वहां पे जो भी दुर्व्यवस्था है, ये वीआईपी दर्शन के नाम पे जो लूट मची हुई है, जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है, और इसके अलावा जो जो समस्याएं हैं, सबका समाधान होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है। हमें अपने इस पूरे सिस्टम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, और सिर्फ राम मंदिर नहीं, मैं तो कहता हूं कि देश के प्रत्येक बड़े मंदिर को जांच के दायरे में लाइए, वहां क्या चल रहा है। जी जी अवनीश जी। जी सर, इस मामले में निश्चित रूप से बाबा जी ने एक बात कही, मैं उसी से शुरुआत कर लेता हूँ। ये इसमें महत्वपूर्ण रह ही नहीं गया है कि यह किसी व्यक्ति ने की है या किसी व्यक्ति के संरक्षण में हुई है या उसकी गलती से हुई है या उसके सही लोगों के चुनाव करने की वजह से नहीं हुई है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग इसको समझ रहे हैं। सवाल ये है कि वाकई ये सिस्टम की चोरी है, और निश्चित तौर पर उस सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी इस तरह की नीयत थी, जिसके नियत की पहचान नहीं की जा सकती। ये सामान्य भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये पूरा अयोध्या यह जो है वो हाँ, एक कोई ड्राइवर साहब है यादव जी, उनके बारे में जान रहा है। टुन्नू, हाँ, यादव के बारे में जान रहा तो है। ऐसा अब कैसे वो है तो कि जो उनके बॉस थे उनको पता ही नहीं चला? मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए बाबा जी ने कहा कि एसआईटी की जांच। देखिए, एसआईटी योगी जी ने जो बनाई है, और एसआईटी गठित करके, और वो जो जांच के लिए आज अयोध्या भी पहुंच गई है, और कल भी जांच हुआ है। वह आपको, वो जिसके लिए आप कह रहे थे कि वो पूरा नेटवर्क निकालने का काम, आपने कहा कि वो फालतू दिखावा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके आगे आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि जो घटनाक्रम है उस पर एक निकल के कि क्या ऐसा हुआ है, अभी तक कितने का हुआ है, अभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईटी उस दिशा में काम करेगी, और यही वजह है कि एसआईटी ने किस तरह की जांचें अब तक की हैं, क्या-क्या देखा है। पूरा रूटीन में तो उन्होंने फॉलो किया है कि कैसे पूरा रूटीन होता था, कैसे चढ़ावा आता था, कैसे काउंटिंग होती थी, कौन-कौन शामिल होता था, कौन सी वो निजी फर्म है जिसको नोट गिनने का ठेका दिया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं निश्चित तौर पर। और केवल ये कैश नहीं है, केवल नगद नहीं है, पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग बहुमूल्य ज्वेलरी, सोना, तमाम तरह के जो और चीजें हैं, वो भी वहां पर चढ़ाए हैं, वो भी बड़ी संख्या में आते थे। तो मुझे लग रहा है कि एसआईटी से ये सारी चीजें पता लगेंगी कि अनुमानित कितना ये हुआ है कि नहीं हुआ है, होने के बाद ये कितना हुआ है, निश्चित तौर पर ऐसा है। और बाकी तो सर, एसआईटी क्या कहाँ से संपत्ति का विवरण, वो कह रहा है कि 2008 का है, तो एसआईटी मुझे लगता है कि इन चीजों को पहले जुटाएगी। और निश्चित तौर पर अगर कहीं भी स्थिति में किसी व्यक्ति की भले संलिप्तता ना हो, लेकिन उसके प्रमुख रहते अगर हो रहा है, तो फिर तो बात वही हुई ना कि मनमोहन सिंह को जैसा प्रधानमंत्री ने बोला था कि रेनकोट पहन के नहाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति किसी संस्था, और खास तौर से राम मंदिर जैसी एक ऐसी जो जगह है, उसके बारे में अगर है शामिल, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसको बिल्कुल नापना चाहिए, बहुत कायदे से नापना चाहिए, उससे पहले आकलन होना चाहिए। हम सबको इस बात के लिए थोड़ी-सी संतुष्टि ज़रूर होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र की एजेंसी कोई काम करे या स्टेट की एजेंसी काम करे, योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति यहाँ पर मुखिया हैं, वह और राम मंदिर आप सोचें, जिस म मठ का, जिसके दादा गुरु, जिसके पिता गुरु, और वो श्री राम मुक्ति आंदोलन में शामिल रहे हों, तो एक विशेष आप समझ सकते हैं कि योगी जी का वहाँ पर इंटरेस्ट है। और यही वजह है कि बाबा जी, आपने कहा कि एफआईआर कहीं क्यों नहीं? योगी जी ने सबसे पहला कदम आगे बढ़ाया, और उन्होंने एसआईटी, कई लोगों ने यहाँ पर राजधानी में इस बात के लिए लेके चर्चा हो रही थी कि भाई ट्रस्ट तो बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रिप्रेजेंटेशन उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अधिकारी, यहाँ तक कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके भी रिप्रेजेंटेशन है। सोशल सिविल सोसाइटी के आप देखिए तो उनका भी राजा अयोध्या के रिप्रेजेंटेशन है। तो एसआईटी का गठन करके योगी जी ने तुरंत, जिसको कहते हैं कि हम योगी जी से कम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि राम मंदिर के
आसपास अगर इस तरह का कोई भी कलंक होगा तो वह उसमें अपना योगदान जरूर करेंगे, और जो उन्होंने एसआईटी के जरिए इनिशिएट कर दिया है। और बाकी नो कॉम्प्रोमाइज, ये तो कम से कम बाबा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आगे कोई भी जांच जिसकी आवश्यक हो वो हो। इसमें अब योगी जी ने पहला कदम उठा लिया है। मुझे लगता है कि अब सेंट्रल एजेंसियों को स्वतः संज्ञान लेके और आना चाहिए। तो निश्चित मुझे लगता है कि एसआईटी के गठन के बाद जब फैक्ट आएंगी तो उसके बाद एक बेस तैयार होगा कि भाई हाँ, आधार हैं, अब इस तरह की चीजें करने की आवश्यकता है। साफ तौर पर इसमें बचना तो किसी को नहीं चाहिए साहब, कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, मतलब ये तो एक पूरे हिंदू समाज को लज्जित करने का एक कारण बन गया है। बहुत बहुत शर्मनाक स्थिति है सर, इसके लिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। सर संजय सर, मैं एक बात पूछता हूं आपसे। एक छोटा सा दुकानदार होता है ना, जिसकी अगर लाख 2 लाख 4 लाख रुपए सेल हो पर डे, तो उसके यहां भी एक व्यवस्था होती है, वो भी एक व्यवस्था बना लेता है कि 1 रुपया चोरी ना होने पाए। सर इतनी बड़ी संस्था और नोट गिनने की और हिसाब किताब की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। उस तो सर व्यवस्था में लगे हुए लोग, उन्होंने ही तो ये कांड किया है। व्यवस्था थी, वह व्यवस्था ऐसा नहीं कि नोट अपने आप निकली और निकल के बक्से में से उस टुन्नू के पास चली गई। वह व्यवस्था ध्वस्त हुई है बाबा जी। भाई ये आप इस एक अच्छा, व्यवस्था थी, निश्चित तौर पर मैं आपसे एक जानना चाहता हूं। मैंने सुबह भी एक वीडियो में ये बात कही। सर जब मैं राम मंदिर के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने गया था, तो जहां रामलला विराजमान है वहां पे कोई दान पात्र नहीं रखा था उस वक्त, और कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और जो मूर्ति है वो करीब, जहां दर्शन करते हैं वहां से करीब 10-15 फुट की दूरी पे है मूर्ति स्थापित है। वहां पे कोई दान पात्र था ही नहीं। उसके बाद हम लोग निकल के बाहर आ गए। बाहर कम से कम 200-250 मीटर दूर एक बाकायदा काउंटर बना था, जहां पे पैसा जमा कीजिए, दान जो देना है, और रसीद प्राप्त कीजिए। तो ये अब क्या नए दान पात्र रखे गए हैं जहां नोटों की गड्डियां लोग श्रद्धालु डाल रहे हैं? तब तो नहीं थे जब मैं गया था। नहीं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था? वहां बिल्कुल दान पात्रों की, एक्चुअली देखिए आपने कब दर्शन किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर 1-1.5 साल लगातार हो अभी गया। हाल तक, हाँ तो फिर ये जो ध्वजारोहण तक जो वहां पर लगातार जो व्यवस्थाएं थी वो बनती रही थी। और आप अगर उधर विशेष दरवाजे से आए या सामान्य सामने तौर पे जाएं तो आप देखें ना, यहाँ तो 40 दान पेटियों की बात हो रही है, तो 40 दान पेटी ऑलरेडी वहां प्लेस्ड थे। और मैंने अच्छा, मेरा मतलब तो मैंने स्वयं देखा है कि आगे वाले में भी, मतलब अब मंदिर के सामने विग्रह के सामने कुछ दूरी के बाद भी, और मतलब श्रद्धालुओं की पहुंच में लगा हुआ है। 40 दान पेटियों की बात तो ऑफिशियली है कि वहां प्लेस्ड है। जी जी, आइए तो अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम।